सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर फिजिक्स। आज जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। मतलब हम आज ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी ही बेस्ड है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो देख लेना, बिकॉज वो चैप्टर जो मैंने उसमें कवर किए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट थे, जो भी क्वेश्चंस हैं उस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। जो हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी जो 99 रुपीज़ में थी फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट, ठीक है, अब उसको 70 रुपीज़ का कर दिया गया। स्टूडेंट्स जो भी उसे लेना चाहता है वो ले सकता है, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपका संडे टू संडे उसमें टेस्ट होता था। एग्ज़ाम तक आपका जो टेस्ट है, इस बार संडे को टेस्ट भी होना है, तो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से कि जिस टाइप से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसी टाइप का आपको पैटर्न मिलेगा, जिसमें आपको अच्छे से क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ ही में क्वेश्चन के जो भी आपको बाद में आंसर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि ऑप्शंस, और साथ ही में आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है और टू द पॉइंट होती है। और मैंने आपको बताया जो मैंने मतलब क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड किए वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। ठीक है। अगर जो लेना चाहे वो ले सकता है। उसका जो ऑफ़र है मैंने अब 70 रुपीज़ उसको कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज when light travel from a rarer medium to a denser medium it undergoes। जब एक लाइट ट्रैवल करती है रेयरर मीडियम से रेयरर से डेंसर में, ठीक है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जब वो जाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है, रेयरर टू डेंसर जा रही है, रिफ्रैक्शन होता है, या फिर डाइफ्रैक्शन होता है, या फिर इंटरफेरेंस होता है। स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव चैट में मेंशन कर दीजिए आंसर, क्योंकि आप जैसे जैसे आंसर लाइव चैट में मेंशन करेंगे ताकि आपको बेनिफिट होगा। तो आप साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और साथ ही में पहले आप आंसर प्रोवाइड किए, तभी मैं आपको इसका आंसर शो करूँगी। ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। जो ऑप्शन है वो आंसर क्या है इसका बी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। जब लाइट ट्रैवल होती है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज गवर्न बाय। ये बोल रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब वो क्या होती है अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है, तो ये जो है वो किसने बताया है। ऑप्शन जो है आपके सामने है हाइजेंस प्रिंसिपल, स्नेल्स लॉ, ठीक है, फर्मेट्स प्रिंसिपल, या फिर ओम्स लॉ। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज़ हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, इसी ने बताया था जब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे और वो बैंड हो जाए, ठीक है, तो उस फिनोमिना को मतलब बताने वाले कौन हैं, किसने उसको गवर्न किया है, तो उन्होंने बताए किन्होंने, हाइजीन्स प्रिंसिपल ने। ठीक है। अब चलते हैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि वेव ऑप्टिक्स का है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल और थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग्स इज कॉल्ड। जो फिनोमिना है बेंडिंग ऑफ वेव्स, मतलब जो वेव्स होती है वो बेंड हो जाती है अराउंड एन ऑब्स्टेकल, मतलब अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो क्या हो जाएगी अपने जो जिस मीडियम में मतलब जिससे वो जा रही है वो क्या हो जाएगी स्मॉल ओपनिंग के थ्रू, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, तो वो बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, या फिर इंटरफेरेंस को कहते हैं। तो सी है जो डायफ्रैक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप आंसर अपना जो है चैट में लिखते जाइए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन पहले आप प्रैक्टिस कर पाएँ, बाकी मैं आंसर आपको बाद में प्रोवाइड करती हूँ। क्वेश्चन फोर्थ है द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर। ठीक है,
एक वस्त्र के रंग को तय करती है। जो कलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिटरमाइन होता है बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट। कौन सी वेवलेंथ है? जो कि रिफ्लेक्टेड है, एब्जॉर्ब्ड हुई है, ट्रांसमिट हुई है, स्कैटर्ड हुई है। तो कलर जो है किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू, बताइए जल्दी। सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो वेव रिफ्लेक्ट होगी उसके द्वारा जो कलर होगा ऑब्जेक्ट्स को वो डिटरमाइन होगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर रिफ्लेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the angle of incidence equal to when a light ray passes through a rectangular glass slab without any deviation? मतलब ये बोल रहा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा किसके? जब एक लाइट रे पास हो रही किसी भी रेक्टेंगुलर स्लैब से विदाउट एनी डेविएशन, मतलब उसमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो एक रेक्टेंगुलर स्लैब से क्या हो रही है? पास हो रही है। ठीक है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या होगा इसका? ऑप्शन है जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, या फिर इट डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। जल्दी बताइए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो ऑप्शन जो आंसर है वो फास्ट बताइए स्टूडेंट्स लाइव चैट में। सो आंसर इज 0 डिग्री। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When a light ray passes through a rectangular slab without any deviation, it means that the incident ray is normal to the surface of the slab. मतलब उसके परपेंडिकुलर होगी। तो इस केस के अंदर in such a case the angle of incidence is equal to 0. So correct option कौन सा हो जाएगा इसमें? 0 डिग्री is a correct option. उसके बाद हम देखते हैं एक convex lens of focal length 15 cm is placed when a concave lens of focal length 10 cm. ठीक है, एक convex lens है जिसकी focal length मान लो f1 कितनी है? 15 है, और concave lens जो है उसकी focal length 10 है शायद, 10। हाँ, f1 कितना हो गया? 15 हो गया, और जो फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की दैट इज 10, सो उसको हम -10 लिखेंगे। तो व्हाट इज द नेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो जो नेट फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी इस कॉम्बिनेशन की, वो आपको बतानी है। तो फॉर्मूला जो है आपको पता होगा, पुट कीजिए और आंसर निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप में क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ओ, मैंने आंसर शो कर दिया, फिर भी आप देखिए जिसको फॉर्मूला आता होगा वही इसका आंसर बता पाएगा। सो आई होप आपने ये ट्राई कर लिया। जल्दी कीजिए आंसर। आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठा कीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन आप ताकि साथ ही साथ सोल्व करते रहें, आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से कर पाएँ, क्योंकि ये जो टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो एक्सप्लेनेशन आपको पता है, फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ठीक है, f1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे 15 लिखी हुई है, और f2 की वैल्यू यहाँ पे -10 है। इसको सोल्व करेंगे तो जो फोकल लेंथ जो f आएगा कॉम्बिनेशन का वो कितना आ जाएगा आपको? 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको सही लगा होगा, बिकॉज ये जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑन ए स्क्रीन। If the distance between the lens and the screen is increased, what will happen to the size of the image? सो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो है, एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है जो इमेज है किसी भी एक कैंडल की, एक मोमबत्ती की, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑन स्क्रीन। कैसे? अगर जो डिस्टेंस है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन इज इंक्रीज, मान लो जो डिस्टेंस है स्क्रीन के बीच का और
लेंस के बीच का उसे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो इमेज है वो छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, उसका साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपसे पूछा गया है। कॉन्वेक्स लेंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आप देख लो, द साइज ऑफ द इमेज will be increase, the size of image will decrease, the size of image will remain the same and the image will disappear। मतलब क्या इमेज डिसअपियर हो जाएगी, बताओ क्या होगा। सो जल्दी से आंसर को मेंशन कर दीजिए। सो जो आंसर है वो है बी, द साइज ऑफ इमेज विल डिक्रीज। सो ऐसा क्यों होगा, एज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन इज इंक्रीज। जैसे जैसे जो डिस्टेंस है वो बिटवीन द लेंस और स्क्रीन वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जो इमेज फॉर्म्ड हुई है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू वो भी क्या होगी, अवे जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द लेंस। जैसे जैसे वो लेंस से दूर होएगी तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला जो इमेज होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो डिस्टेंस होता है इमेज फ्रॉम द लेंस, है ना। तो क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है तो साइज का जो इमेज है, मतलब जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द साइज ऑफ इमेज विल डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5. What is the speed of the light in the medium if the speed in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप जल्दी बताइए आंसर। इजी सा है, फॉर्मूले में पुट करना है सीधा, क्योंकि आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। और स्पीड जो है लाइट की इन द मीडियम इफ इट स्पीड इज वैक्यूम में तो इतना होता, तो स्पीड का फॉर्मूला मतलब आपको वी का फॉर्मूला आएगा तो आंसर आ जाएगा इसी से। आई होप आपने कर लिया होगा जल्दी। सो जो ऑप्शन है वो है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप सबका आंसर आ चुका है। सो नेक्स्ट में आंसर देखते हैं। सो जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है v इज इक्वल टू सी बाय एन होता है, ठीक है। कैसे, देखो, द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आंसर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। v is equal to c by n, where v is the speed in the light in the medium, c क्या है आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आपका इजी से आ जाएगा, क्योंकि c की जो वैल्यू है वो तो आपको पता ही है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अपॉन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो क्या हुआ है आपका 1.5 दिया हुआ है। इसको अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो इजी से है, ठीक है। तो 5 ऊपर चल जाएगा, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। सो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस। ये तो आपने कर लिया था क्वेश्चन, एक कल वाला क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए पिछले क्वेश्चन का जो आपने में भी गलत किया होगा या नहीं किया होगा। सो रिवीजन होना चाहिए हर दिन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन करवा दूंगी पिछले जो मैंने आपको रिवीजन कराई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडियो वेव इसका होता है, एक्सरे भी होता है, गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन जो साउंड वेव होती है वो एक मैकेनिकल वेव होती है। कल मैंने आपको बताया था, जिसको एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए रिक्वायर्स अ मीडियम, ठीक है। सो इट इज़ अ मैकेनिकल वेव दैट रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये देखने को मिलता रहता है एग्ज़ाम में और बार बार स्टूडेंट्स में भी इसको गलत करते ही हैं।
ठीक है। सो आप बताओ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होता है? तो 0 होता है। ये तो चाहे आप याद ही कर लो बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चंस जो है अच्छे प्रैक्टिस करवाए हैं, आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपको करने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।